नमस्कार। पूरब टाइम्स के डिजिटल न्यायालय के पन्ने पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम बिलासपुर में हैं। आज हमारे साथ उपासना मेहता मैडम हैं जो कि अधिवक्ता हैं और उच्च न्यायालय में उनका प्रैक्टिस का बहुत अच्छा अनुभव है। साथ साथ आज इनसे हम जो बात करने जा रहे हैं वो है घरेलू हिंसा, जो कि आम सभी लोगों की ज़रूरत है, खासकर महिलाओं के लिए विशेष ज़रूरत है, जिसमें हम मैडम से मार्गदर्शन लेंगे और मैडम से ये भी जानेंगे कि कहते हैं कैसे हम लोगों को उसमें प्रैक्टिकली जानना चाहिए, एक आम आदमी को कैसे उसमें वो इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे ही उसकी जानकारी लेना चाहिए। साथ में महिला जो हर तरफ अकेली होती है, चाहे ससुराल में चाहे वो अपने मायके पक्ष में, दोनों तरफ से उस समय जब घरेलू हिंसा की जब बात आती है तो उसको शुरुआती दौर में कोई समर्थन नहीं मिलता, जब तक कि वो न्यायालय या किसी थाने की तरफ शरण में नहीं जाती, तब तक उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने परिवार को बचाए रखना। एक इसी के पूरे विधिक पहलू की तरफ हम मैडम से जानना चाहेंगे। मैडम, हम सब की जिज्ञासा होती है कि घरेलू हिंसा क्या है और कैसे, हम ये जानना चाहते हैं कि घरेलू हिंसा में कौन कौन आते हैं, कितने लोग, मतलब जैसे परिवार के कौन कौन से सदस्य आते हैं और कौन इसमें शिकायत कर सकता है। ये दोनों प्रश्न हमारे लिए जानने के हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन। देखिए, जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, घरेलू हिंसा। घरेलू मीन्स घर, और घरेलू हिंसा में सारे ही लोग इसमें आते हैं जो एक घर में रहते हैं। घरेलू हिंसा में जितनी महिलाएं होंगी घर की, चाहे वो पत्नी हो, बहू हो, बेटी हो, बहन हो, सारे ही लोग इसमें कवर होते हैं। और घरेलू हिंसा में आमतौर पे जैसे किसी भी चीज़ के लिए किसी भी महिला को प्रताड़ित करना, चाहे पत्नी को पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपके द्वारा ये चीज़ें नहीं की जा रही, या आपने शादी में, इसमें आपका दहेज भी कवर अप हो जाता है, या हर छोटी छोटी बातों को लेके मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी घरेलू हिंसा की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम लोग घरेलू हिंसा को समझ रहे हैं कि इसमें सारे लोग आते हैं, तो इसमें मतलब सास बहू के अलावा भी लोगों का है इसमें की चीज़ें कि जी बिल्कुल। इसमें अगर सास बहू के भी बीच में अगर कोई क्लेश है तो वो भी घरेलू उसमें दायरे में आते हैं, डोमेस्टिक के डेफिनेशन में आते हैं, घर के दायरे में आते हैं। तो एक घर में जितने व्यक्ति हैं, अगर वो किसी भी तरह से प्रताड़ित हैं तो वो उस परिभाषा में आते हैं। तो इसमें महिला है कि पुरुष, दोनों की दोनों? नहीं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशली है कि कोई भी अगर महिला प्रताड़ित है तो जो प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है उसके विरुद्ध जो भी व्यथित व्यक्ति है वो परिवाद ला सकते हैं। महिला में सास भी आ गई, बहू भी आ गई, ननंद भी आ गई, या और कोई महिला है वो सब के सब आ गए? सारे ननंद तो अगर जब तक वो घर पे है, अपने माँ बाप पिता के घर में जब तक है, वो तब तक वहाँ पे कहलाएंगी। वहाँ से अगर एक बार वो उस घर से दूसरी जगह चली गई, या अपने ससुराल है और इस घर पे कुछ हो रहा है, तो वो इस घर की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। अच्छा, हाँ, मतलब जो भी, मतलब घर में रहने वाले लोग हैं, एक घर पे रहने वाले लोग, जहाँ पे कोई भी व्यथित व्यक्ति किसी भी तरह से किसी से भी प्रताड़ित अगर है तो वो उनके लिए वहाँ पे बात ला सकते हैं। घरेलू हिंसा में कोई पार्ट होता है क्या कि मतलब घरेलू हिंसा किस टाइप की, क्या हम लोगों को ऐसा लगे जैसे जो जनरल लोगों की मारपीट एक घरेलू हिंसा जी बिल्कुल। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें? इसमें देखिए, एक मानसिक प्रताड़ना हो गई, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना या आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना, ये सारे ही इसके डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। आपका मानसिक रूप से प्रताड़ित करना अगर हम बोलें, आपसे कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा, आपसे किसी भी घर में, या किसी भी तरह से कंटिन्यूअसली आपको परेशान कर रहा है, आपको इग्नोर करना, आपसे किसी भी तरह से शारीरिक रूप से, मतलब आपको ना मारपीट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, पर वो वहाँ पे आपको लगातार एक आपको मेंटल हरेसमेंट देना, वो मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। आपसे किसी भी तरह से आपको शारीरिक रूप से कोई क्षति नहीं होगी। अगर कोई एक महिला है घर पे, वो अकेली रह रही है, वहाँ पे ना उसके परिवार के कोई सदस्य उससे बात करते हैं, वो सिर्फ एक कामकाजी, मतलब घर में घरेलू काम करने के लिए वो महिला हो गई है, बाकी उस घर में उसका ना कोई मान सम्मान कुछ नहीं है, वो एक मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो महिला एक तरह से व्यथित हो रही है कि मैं इस घर में हूँ क्या, मेरी स्थिति क्या है, तो वो एक मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। दूसरा, जैसे हमने बताया कि शारीरिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना आपका हुआ कि मारपीट हो रही है, सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है,
तो वो आ गया आपकी शारीरिक प्रताड़ना की स्थिति में। आर्थिक प्रताड़ना में अगर हम बोलेंगे तो किसी भी महिला की बेसिक ज़रूरतों को पूरी न करना, वो चाहे घर की कोई भी महिला क्यों ना हो, वो आता है आपकी आर्थिक स्थिति की श्रेणी में। आर्थिक में अगर कोई महिला पढ़ना चाह रही है या कोई कार्य करना चाह रही है या उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है, वो आर्थिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। जो शारीरिक प्रताड़ना है उसमें एक और जो है कि मतलब जो लैंगिक प्रताड़ना है और जी। ये भी आती है, तो महिलाएं तो उसको बता नहीं पाती, तो जी। वो भी उसमें भी थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दीजिए कि वो क्या है लैंगिक प्रताड़ना और उसमें क्या है शारीरिक प्रताड़ना में आता है जी। कि वो अलग है कोई? वो भी शारीरिक प्रताड़ना में ही आएगा, पर इसमें डेफिनेशंस थोड़े से अलग हो जाते हैं। अगर आप उसको ब्रीफली अगर पूछना समझना चाहेंगे तो उसके लिए पूरी तरह से एक अलग सिनेरियो है उसका। अच्छा। आपका ये लैंगिक प्रताड़ना में अगर आप जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक अलग डेफिनेशन है वो। अच्छा। लेकिन वो कहीं ना कहीं शारीरिक प्रताड़ना भी उसमें जी बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो गया कि हम ये तो समझ में आ गया कि ये जो घरेलू हिंसा है जी उसमें क्या है, लेकिन अब घरेलू हिंसा के बाद में उसकी शिकायत कैसे करें, ये भी एक उसकी क्या प्रक्रिया है? क्या हमको थाने जाना पड़ेगा या सीधा कोई उसके पहले कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि जिसमें? देखिए वो ग्रेविटी के ऊपर होता है कि जो प्रताड़ना जो दी जा रही है कि वो किस ग्रेविटी की है। बहुत बार ये होता है कि व्यक्ति अपने दायरे से बाहर, उसकी जो प्रताड़ना होती है वो दायरे से बहुत ज़्यादा बाहर होती है। जैसे एक साधारण मामले में अगर कोई भी इतना सा है कि बहुत ही मानसिक प्रताड़ना तक ही वो सीमित है या एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो महिलाओं के पास एक ऑप्शन होता है कि वो महिला हेल्पलाइन नंबर में अपना फ़ोन करे और वहाँ से संपर्क करके एक अपनी गाइडलाइन ले ले कि वो किस दिशा में आगे काम कर सकती है, क्योंकि हर एक महिला के लिए संभव नहीं होता कि वो थाने पहुँच जाए या किसी अधिवक्ता के पास पहुँच जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि वो महिला हेल्पलाइन नंबर 181 में अपना बात करे और 181 में बात करके वो महिला वहाँ पे उनको गाइडेंस के लिए रहते हैं, गाइडेंस उनसे ले ले। और इनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है सखी सेंटर की, जहाँ पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, तो वो वहाँ पे अपनी काउंसलिंग संपन्न करा सकती हैं सखी सेंटर में। इसका मतलब कि न्यायालय और थाने जाने के पहले जी ये एक व्यवस्था है जो शासन ने कर रखी है कि जिसमें वहाँ जाके करते हैं। वो जो काउंसलिंग सेंटर उसमें क्या क्या होता है, कैसे? देखिए काउंसलिंग सेंटर में एक नॉर्मली हमेशा वहाँ पे काउंसलिंग सखी सेंटर जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है वो महिलाओं के काउंसलिंग के लिए है। उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है वहाँ पे और दोनों के बीच में एक समझाइश, जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति दोनों पक्षों को बैठा के समझाते हैं, वैसे ही सखी सेंटर में दोनों के मध्य काउंसलिंग कराई जाती है। एक समझौते की बात कराई जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ से व्यथित है तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, मतलब दोनों पार्टी को वहाँ बैठा के, मतलब जो भी लोग हैं जिसमें उस रिलेटेड पार्टी सबको बुला सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई आने से मना ही कर दे तो कैसे होगा उसमें क्या? अगर कोई भी एक व्यक्ति मना करता है तो काउंसलर वहाँ पे उस चीज़ को मेंशन करती हैं, अपनी वो एक रिपोर्ट बनाएंगी, रिपोर्ट तैयार करेंगी, उनके पास वो रिकॉर्ड हमेशा रहता है। उस रिकॉर्ड में वो इस चीज़ का उल्लेख करती हैं कि इस व्यक्ति ने आने से मना किया। तो उनके पास कुछ ऐसा रहता है कि न्यायालयीन शक्तियाँ कि उनको बुलाने की, ऐसा कुछ उनके पास? उनको ये पावर दिया गया है कि वो काउंसलिंग के लिए किसी भी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उनको वो बुला सकते हैं। फिर जब स्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती तो फिर आदमी को शिकायत या फिर उस महिला को शिकायत के रास्ते पे जाना? बिल्कुल, वो उनको पूरा गाइडेंस वहाँ से दिया जाता है। सखी सेंटर से भी बिल्कुल उनको पूरी हेल्प मिलती है, चाहे वो न्यायालय की शरण में जाने के लिए हो, चाहे वो थाने में कार्रवाई कराने के लिए हो, तो उनको सारी ही सुविधा सखी सेंटर से प्रदान की जाती है। हाँ, मतलब उनको अपने मायके या किसी दूसरे का डिपेंडेंसी नहीं रहती वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं रहती। अब जब इसके बाद अब सामने की प्रक्रिया चालू हुई कि जिसको न्यायालय जाने की, तो उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अब अगर मान लीजिए थाने जाना है या न्यायालय जाना है तो कैसे, उस समय क्या होता है? अगर मान लीजिए सीधे सखी सेंटर से जाना चाहे कोई महिला तो सखी सेंटर से भी जा सकती हैं, और अगर कोई भी महिला डायरेक्ट थाने जाना चाहे कि हाँ नहीं अब ये मुझसे बर्दाश्त के बाहर की चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो सीधे थाने भी जा सकती हैं अपना।
महिला थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला थाने में जाने आज की डेट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में कि डायरेक्ट कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि पहले आप वहाँ पे रिपोर्ट अपनी दीजिए, रिपोर्ट देने के बाद में आपकी वहाँ पे काउंसलिंग होगी। तो महिला थाना को थोड़ा ज़्यादा पावर्स होंगी सखी सेंटर से। जी बिल्कुल, उसमें महिला थाना सीधा अगर उनको ये पाया जाता अपनी काउंसलिंग के बाद में कि हाँ ये महिला प्रताड़ित है और इनके जिनके विरुद्ध उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उनके विरुद्ध एक्शन लेना ज़रूरी है, तो वो काउंसलिंग के तुरंत बाद अपराध पंजीबद्ध कर लेते हैं। जी, अब ये जो जैसे शब्द है ये भी कि अपराध पंजीबद्ध करना, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक जनरल आदमी केस में वो एफआईआर उसमें दर्ज हो जाती है। अच्छा, मतलब सीधा शिकायत, पुलिस शिकायत दर्ज हो जाती है। जी, 498 तो इसका मतलब कि उनको पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं, यहीं से उनका महिला थाने से उनकी सारी सुविधा का मतलब उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाता है और उनको ये सुविधा रहती है कि आप अपना आइए यहाँ पे काउंसलिंग कराइए। और अगर कोई भी परिस्थिति में ये पाया जाता है कि वो पूरी तरह से वाकई में प्रताड़ित है, तो उनके ससुराल या जिन्होंने प्रताड़ना की है इनके साथ में, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब जो पीड़ित महिला है वो शिकायत करके थाने पहुंच जाती है, तो उसके पास निश्चित तौर पे क्या अब रहने के लिए एक बड़ी समस्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकती है, कैसे रहेगी? क्योंकि उसी के कारण अक्सर महिलाएं शिकायत नहीं कर पाती, क्योंकि शिकायत के बाद वो कहाँ रहेगी। जैसे हमने अभी महिला थाने का हमने बताया कि महिला थाने में काउंसलिंग की व्यवस्था होती है। व्यवस्था होने के बाद काउंसलिंग के बाद में उनके विरुद्ध एफआईआर होता है। इसके पहले हमने चर्चा की थी घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा में इनको रेसिडेंशियल सुविधा दी जाती है। उसमें एक आवेदन के साथ में आप दे सकते हैं कि मुझे आर्थिक और रहने के लिए मकान, ये सारी सुविधा हमको प्रदान की जाए। तो उस आवेदन के माध्यम से आप महिलाएं अपने रहने के लिए और अपना मॉनेटरी रिलीफ पूरा कंप्लीट करने के लिए वो उसका आवेदन पेश कर सकती हैं। आवेदन का भी प्रारूप वो लोग बताते हैं कि मतलब वहीं से पूरा मार्गदर्शन मिलता है। देखिए, इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे नॉर्मली ये होता है कि महिलाएं भटक जाती हैं, उनको बहुत सही जानकारी नहीं होती है। तो हमारे न्यायपालिका ने व्यवस्था बना के रखी विधिक सेवा प्राधिकरण की भी। वो सीधा विधिक सेवा प्राधिकरण में जा सकती हैं, वहाँ से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा होता है, अगर महिला बाल विकास वो जाती हैं, महिला बाल विकास में जाके वो अपनी सारी तकलीफ़ें बताएं कि उनके पास पैसे की सुविधा नहीं है, उनके पास रहने की सुविधा नहीं है, तो वो उस चीज़ को महिला एवं बाल विकास अधिकारी जो होते हैं वहाँ पे उस चीज़ को रिकॉर्ड में लाते हैं अपने। उनका एक प्रारूप है, उस प्रारूप को पूरा वो फॉर्म फिलअप करके वो न्यायालय के समक्ष उसको पेश भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर महिला के पास कोई भी अधिवक्ता उनको गाइड करने के लिए नहीं है या वो इतने परेशान है, तो वो डायरेक्टली उनके माध्यम से हो जाता है। मतलब वित्तीय स्थिति महिला को अड़ंगे नहीं जाती कि वो उसके पास पैसे नहीं है तो उसके पास न्याय की व्यवस्था। जी बिल्कुल, उसके बाद भी बिल्कुल सही। अब न्यायालय तो चले गए हैं, न्यायालय में किस टाइप के प्रकरण होते हैं? घरेलू हिंसा अलग हो जाती है, दहेज अलग हो जाता है, और ये ऐसे अलग अलग प्रकरण होते हैं कि मतलब एक साथ होते हैं कि एक इसमें भी थोड़ा सा पता है? इसमें देखिए, महिलाओं के लिए नॉर्मली अगर कोई भी महिला अपने पति के घर वापस जाना चाहती है तो उनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उनको विवाह को पुनः स्थापित करने के लिए भी वो आवेदन पेश कर सकती हैं। और अगर उनको मॉनेटरी रिलीफ चाहिए, हम घरेलू हिंसा में तो हम उस चीज़ को प्राप्त करते ही हैं, पर एक भरण पोषण का अलग से मामला भी कुटुंब न्यायालय के समक्ष पेश कर सकती हैं। और जहाँ पे कुटुंब न्यायालय की व्यवस्था ना हो वहाँ पे वो जेएमएफसी के समक्ष ये आवेदन पेश करती हैं। और विवाह को अगर लेके इसमें किया जाए कि हमको पैसा, हमने अगर ऑर्डर तो हो चुका है 125 के अंतर्गत, वहाँ पे उसकी वसूली के लिए अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति उसका भुगतान नहीं कर रहा है भरण पोषण की राशि का, तो उसके लिए उनको एक ऑर्डर प्राप्त होने के बाद में एक अलग से आवेदन वसूली का पेश करना पड़ता है। घरेलू हिंसा में अगर हम आते हैं तो क्योंकि पहले इसका दुरुपयोग होने लगा था, 125 के अंतर्गत भी उन्होंने भरण पोषण की राशि प्राप्त कर ली और घरेलू हिंसा के अंतर्गत भी। ये क्योंकि दो अलग अलग आवेदन पेश होते हैं न्यायालय के समक्ष। घरेलू हिंसा में अगर किसी महिला को मिल रही है राशि भरण पोषण की,
तो उनको इस चीज़ को 125 के अंतर्गत बताना पड़ेगा और न्यायालय उन चीज़ों को अपने संज्ञान में लेते हुए कि इन्हें घरेलू हिंसा के अंतर्गत इतनी भरण पोषण की राशि मिल रही है और पति की आय कितनी है उसको अपने ध्यान में रखते हुए वो उस पर अपनी ऑर्डर करेंगे। एक समस्या है पति की आय, तो इसको कैसे प्रूफ करे महिला, क्योंकि पति तो अपनी आय बताएगा नहीं, तो उसके लिए कोई व्यवस्था होती है क्या, वो कैसे करे उसमें? देखिए, इसमें अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हुआ है कि सभी को अपना एक एफिडेविट पेश करना होगा। एफिडेविट के अंतर्गत इसमें इनको अपना पूरा विवरण, जितना भी इनकी आय होती है, बैंक खातों का विवरण इनको न्यायालय के समक्ष जमा करना होता है, उनकी संपत्ति का, सारी चीज़ों का। और सामने अगर महिला अपना शपथ पत्र दे रही है, अपने पति का पूरा विवरण देगी कि उनकी आय का स्रोत क्या है, जो भी है सारा उनको अपना वहाँ पे जानकारी देनी पड़ती है। वो भले दस्तावेजी रूप में ना हो, परंतु वो अपना एक आय का जानकारी दे सकती कि उनके पति किस रूप से आय प्राप्त कर रहे हैं। वैसे ही पति भी अपनी पत्नी की सारा विवरण उसमें पेश करेंगे। वो पति के विवरण में सारी चीज़ें होंगी कि अगर महिला कमा रही है या आर्थिक रूप से मजबूत है तो वो उनकी पूरी जानकारी उसमें देंगे। उन चीज़ों को देखते हुए न्यायालय अपना ऑर्डर पास करती हैं भरण पोषण की। आपने बताया पति पत्नी का तो है, पर उनके सास ससुर, मतलब महिला के सास ससुर और इनकी भी संपत्ति और इनकी आय भी इसमें काउंट होती है क्या? नहीं, वो उनकी काउंट नहीं होती, क्योंकि ये रिलेशन एक पति पत्नी के मध्य का होता है और इनके आय के ऊपर ही, क्योंकि वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं लड़के के माता पिता, तो वो उनकी आय से उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता। और अगर माता पिता लड़के के पूर्णतः अपने बेटे पे डिपेंडेंट है, इन अमाउंट को बढ़ाने या कम करने के लिए लोग इस चीज़ों का उपयोग करते हैं कि लड़का बोलता है माता पिता पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं, पर होता यह है कि हो सकता है पिता की कहीं ना कहीं आय हो रही हो, माँ को कहीं ना कहीं पेंशन मिल रहा हो, तो वो उस चीज़ को महिला क्लियर करे ताकि उसको अधिक से अधिक भरण पोषण की राशि प्राप्त हो सके। महिलाओं को एक ये तो अच्छा है कि ये दोनों तीनों अधिनियम में मिला है, इसके अलावा भी कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिसकी मतलब वो सहायता ले सकती है जिसमें देखिए, मॉनेटरी रिलीफ में अगर मैं बात करूंगी तो एक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत इनको भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार है और घरेलू हिंसा के अंतर्गत। इसके अलावा इनके पास और मॉनेटरी रिलीफ तो नहीं है। हाँ, यह है कि वसूली के लिए वो उसमें उन्हें बहुत बार सेपरेट आवेदन पेश करने पड़ते हैं। न्यायालयीन प्रक्रिया तक के जो मतलब पहली शिकायत से न्यायालयीन प्रक्रिया तक के महिला अपने खुद के ससुराल वाले घर में ही अधिकार से रह सकती है कि उसको तुरंत बेदखल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करे वो, उसके लिए भी कोई है क्या व्यवस्था? देखिए, अगर बेदखल किया जाता है तो इसमें थोड़ा सा महिलाओं को सफ़र करना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुरंत उन्हें आवास मिल जाता है या तुरंत मॉनेटरी रिलीफ मिलनी शुरू होती है। आवास की अगर बात करें तो अगर आज पेश हुआ है मामला, उसमें कुछ समय लगता है, क्योंकि प्रक्रिया में जब हम आते हैं तो प्रक्रिया एक लंबी चलती है। हमारी न्यायपालिका में हमारे साथ ये होता है कि पहले उसमें नोटिस होगी, नोटिस पे आदेश होगा, उसमें अगर उपस्थित हुआ सामने व्यक्ति वो उपस्थित होगा, फिर वो समय लेगा कि मुझे इसमें जवाब देने का समय दिया जाए। वो बहुत ही कम मामलों में त्वरित रिलीफ मिलता है। इस मामले में बच्चों की क्या स्थिति थी? बच्चों के पक्ष से क्या होता है? महिलाएं मतलब बच्चों को कहाँ पे रखें, अपने साथ रखें कि उसके यहाँ पे, क्योंकि जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए तो कुछ तो नहीं, ऐसे मामलों में न्यायालय त्वरित कार्रवाई करती है, क्योंकि पति पत्नी के मामलों में हमेशा ये देखा गया है कि बच्चे इसमें पिसते हैं, तो न्यायालय ने इसमें तुरंत आदेश करती ही है। इसमें न्यायालय थोड़ा सा परेशानी होती है शुरुआत में, पर पति को एनी हाउ एक पिता होने के तौर पे उन्हें भरण पोषण की राशि तो देनी ही होती है बच्चों के लिए। भले पत्नी के लिए न्यायालय आदेश करे या जो भी वो कंसीडर करे, वो कोर्ट की निर्भर रहते हैं, पर बच्चों के लिए तो वो आदेश करती ही है।